नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहने वाली है और इसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होता है, एनएवी क्या होता है, सब कुछ जो भी इसके बारे में बेसिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह का, मान के चलिए आप 7-8 लोग हैं और 7-8 लोग आप एक किसी प्लेन में जाना चाहते हैं या कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आप एक गाड़ी लेकर करके जाएंगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट अगर आप उसी डेस्टिनेशन पर अगर आप किसी प्लेन से जाते हैं या किसी हवाई जहाज से जाते हैं, उसमें आपके साथ और भी काफ़ी लोग होंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका खर्चा भी कम आएगा और आप इजीली वहाँ पर जा भी पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड इसी तरह से होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह की योजना होती है जहाँ पर कोई भी एक बंदा आपसे पैसे लेता है, और वो सिर्फ एक आदमी से पैसे नहीं लेता, वो बहुत सारे लोगों से पैसे लेता है। और पैसे लेने के बाद में वो बहुत सारे अलग अलग फंड्स होते हैं, उन फंड्स के अंदर आपका वो पैसा डालता है। डालने के बाद उसमें से थोड़ी सी फीस वो अपने पास रख लेता है, और जो बाकी का जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको साल दर साल देता है। तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब कि काफ़ी लोगों का पैसा इकट्ठा किया और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर उसमें डाल दिया। ये एक तरह की बास्केट होती है, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। जो भी आदमी पैसा आपका लगाता है या डालता है उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। और जो वो फंड मैनेजर होता है उसके पास पूरी टीम होती है, वो पूरा एक्सपर्ट होता है ये सब काम करने के लिए। वो आपका पैसा शेयर्स में लगा सकता है, और चाहे तो वो आपका पैसा किसी अन्य जो भी सिक्योरिटी होती है उसके अंदर लगा सकता है, जैसे कि गोल्ड के अंदर, बॉन्ड के अंदर, जो भी गवर्नमेंट की जो चीज़ें आती है उसके अंदर वो ये पैसा लगा सकता है। अब देखिए, बात करते हैं फंड मैनेजर काम कैसे करता है। फंड मैनेजर के पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, उसके पास टूल्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो उनका इस्तेमाल करता है। और वो ये पता करता है कि अभी मुझे किस फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए। क्या मुझे स्मॉल कैप के अंदर पैसा डालना चाहिए, या मेरे को लार्ज कैप के अंदर पैसा डालना चाहिए, या मेरे को मिड कैप में, क्या अभी मार्केट में सही चल रहा है और क्या अभी रिस्क फ्री है, और कितना किस चीज़ में रिस्क ज़्यादा है, किस में कम है। उसके अंदर वो रिसर्च करने के बाद में आपका पैसा डालता है। अब इसमें आपको रिटर्न कैसे मिलता है, जो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपका रिटर्न होता है। उसमें से एक्सपेंस रेशियो नाम की एक चीज़ होती है जो कि फंड मैनेजर सिर्फ अपने पास रखता है। वो एक तरह की उसकी फीस होती है, बाकी वो आपको देता है। इसके अंदर कोई भी लॉक-इन पीरियड नहीं होता है, आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। बस जो भी फंड होता है उसका एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप कम से कम 1 साल इसके अंदर पैसा डालिए। अगर आप नहीं डालेंगे तो हम इससे आपकी 1% फीस लेंगे, बट अगर आपको इमरजेंसी है या आप उसमें से पैसा डालना चाहते हैं तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है। बहुत तरह के म्यूचुअल फंड है। इंडियन मार्केट के अंदर करीब 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, बट इनकी भी कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं। और किस कैटेगरी के होते हैं तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी फंड। इक्विटी फंड वो फंड होता है जो कि पैसा आपका शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा मुझे सिर्फ 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए डालना है, तो सबसे अच्छा होता है डेट फंड, ये वाला। इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, बॉन्ड के अंदर और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इसमें पैसा लगाया जाता है। और इसमें पैसा लगाने के बाद आपका जो पैसा होता है वो काफ़ी सेफ होता है। यहाँ पर थोड़े आपको रिटर्न कम मिलते हैं, बट आपका पैसा सेफ होता है। जहाँ पर जो रेड होता है, जो यानी जो लॉस होता है, हम लोग जो उसके अंदर लॉस देखते हैं, वो लॉस देखने की आपकी जो क्षमता है अगर ज़्यादा है तो आप डेट फंड में मत लगाइए। अगर आप लॉस कम देखना चाहते हैं तो आप फिर डेट फंड में ही पैसा लगाइए। अगला होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मेनली वो फंड होते हैं जो कि आधा एलोकेशन आपका इक्विटी के अंदर रखते हैं और आधा एलोकेशन आपका डेट फंड के अंदर रखते हैं, तो उसको हाइब्रिड फंड बोलते हैं। जहाँ पर जो आपका रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो भी आपका रिटर्न होता है वो भी हल्का सा इक्विटी के मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है, बट ये भी एक अच्छा रिटर्न देता है अगर आप इसके अंदर भी कुछ अच्छे फंड को चूज करते हैं तो। और ये आपके पैसे का बैलेंस बनाकर रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है लिक्विड फंड 4th नंबर पर। देखिए, लिक्विड फंड वो फंड होता है जहाँ पर पैसा आपको कुछ टाइम के लिए रखना है, जैसे के लिए 1 महीने के लिए या
कुछ दिनों के लिए, सपोज आपके पास कुछ पैसा आया रखने के लिए और आप उसको कुछ दिनों के लिए पार्क करना चाहते हैं, यानी कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। ये लिक्विड फंड का ये फायदा होता है। यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता है लिक्विड फंड के अंदर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एफडी वाला रिटर्न मिलता है, यानी कि 6 से 7% मैक्सिमम। बट यहाँ पर आपका पैसा हाईली सेफ होता है, आप जब मर्जी चाहें जितना पैसा निकाल सकते हैं। और जैसे सपोज कीजिए आपने आज पैसा डाला तो आप 2 दिन बाद अपना पैसा बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी आपका एग्जिट लोड नहीं लगता है। लिक्विड फंड के अंदर मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो कमर्शियल पेपर, यानी कि सीडी होती है, ट्रेजर बिल होते हैं, या छोटे मोटे बॉन्ड होते हैं, उसके ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब आता है इंडेक्स फंड। देखिए इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो कि सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। सपोज कीजिए आप निफ्टी 50 के अंदर पैसा डालना चाहते हैं और कोई भी फंड है वो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, तो उसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो सिर्फ निफ्टी वाले ही आपको रिटर्न मिलेंगे, उसमें आपको कोई भी रिटर्न उससे ऊपर नहीं मिलेंगे। सपोज अगर निफ्टी 1% ऊपर गया तो आपको 1% का गेन मिल जाएगा, और अगर निफ्टी आपका 1% डाउन गया तो आपको 1% का डाउन मिलेगा। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, बट आपको एक डिसेंट रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपका पैसा ऑलमोस्ट सेम होता है और सेफ यहाँ पर काफ़ी होता है। अब जो छठी कैटेगरी आती है वो आती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की। ये एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी होती है जहाँ पर जैसे आप अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप वहाँ पर कुछ पैसा डालना चाहते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कोई घर खरीदने के लिए, या कोई गाड़ी खरीदने के लिए, जो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है उसके लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ये वाले फंड्स इसमें चूज करे जाते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अंदर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि एसआईपी क्या होती है। देखिए एसआईपी कुछ भी नहीं होती, एसआईपी सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा मीडियम है। जब भी आप अपना पैसा किसी सिस्टमैटिक वे में, यानी कि आप हर महीने सपोज कीजिए 5 तारीख को आप अपने पैसे को किसी भी फंड में डाल देते हैं और वो पैसा आपके अकाउंट से खुद कट जाता है, हर 5 तारीख को वो पैसा आपको कट जाएगा और कई सालों तक आपने उसको ऐसे ही कटने दिया, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि एक सिस्टम आपने बना दिया कि हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये कटे और वो जाके किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक सिस्टम के तरीके से इन्वेस्ट करना, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए हम बात करते हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड चुनते हैं और जो भी आपको पैसा हर महीने डालना होता है आप उसके अंदर वो अमाउंट चूज करते हैं। जैसे सपोज हम उसको 5,000 मानते हैं, तो 5,000 रुपये आप हर महीने किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं। आप एसआईपी को हर मंथ भी डाल सकते हैं, हर वीक भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मुझे हर हफ्ते पैसा डालना है, तो हर हफ्ते डाल सकते हैं, वो भी एसआईपी है। हर मंथ भी एसआईपी है। बहुत से लोग साल में सिर्फ एक बार डालते हैं, वो भी एक तरह की एसआईपी है। फिर जो भी तारीख आपने चूज करी, सपोज कीजिए आपने 5 तारीख चूज करी है किसी भी मंथ की, तो उस 5 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये पैसा खुद ही कट जाता है, ऑटो डेबिट ये होता है, और ये पैसा कट के आपका उसी फंड के अंदर चला जाता है। देखते हैं 4th पॉइंट को। जो भी आपने पैसा अपना डालने के लिए डाला है, जैसे कि जो भी आप 5,000 रुपये डाल रहे हो हर 5 तारीख को, वो पैसा आपका पहले म्यूचुअल फंड के अंदर जाएगा और म्यूचुअल फंड आपके लिए यूनिट्स खरीदेंगे और यूनिट खरीद के वो यूनिट आपके उस म्यूचुअल फंड के अंदर आ जाएंगे। और जैसे जैसे उसकी एनएवी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका जो रिटर्न है वो बढ़ता रहेगा, आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं लमसम की। लमसम क्या होता है? लमसम भी एक तरह का पैसा डालना होता है, लेकिन एसआईपी के अंदर क्या होता है, हम एक अमाउंट डिसाइड कर देते हैं कि 5,000 रुपये हमारे अकाउंट से कटेंगे और वो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाएंगे जो भी हमने चूज करा है, और ये पैसा हर महीने इसी तरह से कटता रहेगा। लेकिन लमसम में क्या होता है? लमसम ये होता है कि आपके पास कहीं से मोटा पैसा आया, सपोज कीजिए आपके पास 5 लाख रुपए आए और आपको आज ये लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा डाउन है। जैसे सपोज कीजिए कि जो मार्केट है वो कल के मुकाबले 3% मार्केट डाउन हो गया, तो आप अगर उस पैसे को लमसम में लगा दोगे, लमसम यानी कि पैसा इकट्ठा डालना, एसआईपी के अंदर हम छोटा अमाउंट डाल रहे हैं, बट जो लमसम होता है उसके अंदर हम थोड़ा मोटा पैसा डालते हैं ताकि जितनी मार्केट गिरी है उसका हमें फायदा मिले। इसको मैं आपको और आगे भी क्लियर करूंगा इसका फायदा हमें किस तरह से मिलता है जब मार्केट गिरती है और हम पैसा डालते हैं। तो लमसम ये होता है, जैसे कि यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, जो आप इसको पढ़ सकते हैं कि जो एक बड़ी राशि होती है, एक बार में हम बड़ी राशि को निवेश करते हैं
और यही राशि जो आप डालते हैं इसके अंदर, जो ये पैसा डालते हैं लमसम वाला, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया 3 लाख रुपए का या जो भी एग्जांपल है, ये पैसा आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है और फिर उतने ही पैसे का वो आपसे यूनिट खरीदते हैं और यूनिट खरीदने के बाद वो आपको दे देते हैं। तो ये लमसम होता है। अब देखिए, ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें लमसम कब करना चाहिए, जब आपके पास एक बड़ी राशि उपलब्ध हो, जब मार्केट वैल्यूएशन आकर्षक हो, यानी कि जब मार्केट आपकी थोड़ी डाउन हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो करीब करीब सपोज कीजिए 3% डाउन हो गई है। तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वो चीज़ आपको आज 100 रुपए की मिल रही है और आज उसका रेट 3% डाउन हो गया, तो अब वो आपको मिलेगी 97 रुपए की। यहाँ पर वो 3% सस्ती हुई है तो वो आपको 97 रुपए की मिलेगी। फायदा कब था? ये 100 रुपए के टाइम पे खरीदने में या फिर 97 के टाइम पे? ऑब्वियसली 97 के टाइम पे खरीदने में आपको ज़्यादा फायदा था। तो इसीलिए जब भी मार्केट करेक्ट होती है, यानी कि मार्केट जब नीचे डाउन आती है, तो हमें लमसम पैसा डालना चाहिए, ताकि जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर आपको ज़्यादा यूनिट्स और सस्ती यूनिट मिल सके, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जब भी हम इसके अंदर लमसम पैसा डालते हैं तो हमें तब डालना चाहिए जब हम ये देखें कि आज मार्केट डाउन है या सस्ती है। सपोज कीजिए आपके पास 3 लाख रुपए हैं और आपने 1 लाख रुपए 3% डाउन होने पर डाल दिया और एक हफ्ते के बाद मार्केट अब 5% फिर से डाउन हो गई, आप फिर उसे 1 लाख रुपए को डाल सकते हो। फिर दोबारा मार्केट डाउन हुई, फिर आपने 1 लाख रुपए और डाल दिया। तो जितना मार्केट यहाँ पे सस्ता होता रहेगा, आप उतना पैसा अगर आप इसमें डालते रहेंगे तो आपको उतना ही आगे जाके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आगे जाकर तो एनएवी बढ़ने वाली है 10 साल में, 15 साल के अंदर। तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बार सुना होगा कि लार्ज कैप में हम पैसा डालेंगे, स्मॉल कैप में डालेंगे, मिड कैप में डालेंगे। तो ये क्या चीज होते हैं? देखिए, लार्ज को पहले समझिए, लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप वो होते हैं जो कि मेनली बड़ी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज मतलब बड़ी कंपनियां, बड़ी, जैसे कि HDFC बैंक हो गया आपका, रिलायंस हो गया, ब्लू चिप कंपनियां होती हैं जो कि बड़ी अच्छी कंपनियां होती है। लार्सन एंड टर्बो हो गया। तो ये सब लार्ज कैप कंपनियां हैं। इसके अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि आपको इसमें अच्छी कंपनियां मिलती हैं, ये बहुत जल्दी से डाउन नहीं होती और ये कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा लॉस नहीं देखना चाहते तो सबसे अच्छा होता है आपके लिए, आप लार्ज कैप जो फंड होते हैं आप उसको चूज कीजिए, उसके अंदर आप पैसा डालिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, इसके अंदर जो आपका रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है और रिटर्न आपको, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत बूम करके रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपको थोड़ा सा मीडियम मिलता है, बट इसमें आपको लॉस कम देखने को मिलेगा। अब ऐसी बात करते हैं मिड कैप के ऊपर। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो लार्ज से थोड़ी छोटी होती हैं और स्मॉल से थोड़ी बड़ी होती हैं। इसमें जो भी मार्केट कैप होता है वो करीब 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ की जो भी कंपनियां आती है वो सब मिड कैप के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम, पॉलीकैब, डिक्सन टेक और इन्फोएज, जिसको हम Naukri.com के नाम से जानते हैं। तो ये सब जितनी भी कंपनियां हैं ये सब मिड कैप के अंदर आती हैं। इसके अंदर जो रिस्क होता है वो थोड़ा लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें आपको लॉस भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर मार्केट जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का मतलब है कि 50 टॉप कंपनियां वो सारी लार्ज कैप ही आती हैं। सपोज निफ्टी अगर 1% गिर गया तो हो सकता है आपका मिड कैप जो है वो 3% भी गिर जाए, 2% भी गिर जाए। तो लार्ज कैप कंपनियां जितनी सेफ्टी देती हैं, मिड कैप के अंदर उतना ज़्यादा रिस्क हमारा बढ़ जाता है। तो मिड कैप के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतने ज़्यादा आपको रिटर्न इसमें ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मिड कैप आपका 2% डाउन हो गया तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर लाल दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपको लार्ज कैप 1% बढ़ रहे हैं तो वही आपको मिड कैप 3% बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसका जो फायदा होता है वो ये होता है। मिड कैप जो होता है वो किसके लिए फायदेमंद होता है? मिड कैप उनके लिए फायदेमंद अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन करीब 5 से 7 साल का है कम से कम, तो ही आपको मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो 3 साल का है या 2 साल का है, तो फिर आपको मिड कैप से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप जो होता है वो स्मॉल कैप वही आपको पता चल रहा है जो कि 5,000 करोड़ से कम की कंपनियां होती है, वो सारी की सारी स्मॉल कैप के अंदर आती है। और ये सारी कंपनियां जो होती है वो ये बहुत जल्दी से ऊपर भी जाती है और उतनी जल्दी ये नीचे भी आ जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं वो ज्यादा सेफ नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है और जितना इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है उतना ही इनके अंदर क्षमता होती है रिटर्न को ज्यादा देने की। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिटर्न देती है
मिड कैप थोड़ा उससे कम और लार्ज कैप सबसे कम। अगर आपका टाइम पीरियड 7 साल 10 साल का है तो ही आप स्मॉल कैप के अंदर निवेश कीजिए। और कम से कम अगर आपका होराइजन 7 साल का है तो आपको स्मॉल कैप के लिए जाना चाहिए कि 7 साल तक मुझे कोई पैसा निकालना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी डाउन हो जाए, तो ही आपको स्मॉल कैप के अंदर जाना चाहिए, कम से कम 7 ईयर्स। और अगर आपका होराइजन 20 साल का है तो आप अपना ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप के अंदर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एनएवी की, कि एनएवी क्या होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी एनएवी बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। देखिए एनएवी को बहुत सिंपल तरीके से समझिए। एनएवी होती है किसी भी चीज़ का भाव। कोई भी हम स्टॉक खरीदते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने एचडीएफसी का कोई भी स्टॉक खरीदा, आज वो 700 रुपये का है और कल वो 800 रुपये का हो गया। तो अगर 700 रुपये में मैंने इसको खरीदा और 800 में इसको मैंने बेचा तो यहाँ पर मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो स्टॉक का भाव होता है, वैसे ही जो म्यूचुअल फंड होता है जो उसका भाव होता है उसको हम एनएवी बोलते हैं। जैसे स्टॉक के अंदर हम लोग क्या खरीदते हैं कि मैंने 1 स्टॉक खरीदा, 2 स्टॉक खरीदा, ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर यूनिट्स मिलती हैं। आज हमें 1 यूनिट मिली है, आज हमें 10 यूनिट मिली है, आज हमें 5 यूनिट मिली है। तो उसमें हर यूनिट का एक भाव होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एनएवी आपकी 100 रुपये की है और आपने 100 यूनिट्स खरीदे, तो टोटल आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर। एनएवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेट एसेट वैल्यू। अभी हम यहाँ पर एनएवी को थोड़ा सिंपल रखेंगे क्योंकि एनएवी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। अभी हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सिंपल बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एनएवी कैसे निकाली जाती है। एनएवी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल होता है। जितने भी एसेट यहाँ पर कंपनी के पास हैं उसमें से पहले जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी फंड के खर्चे होते हैं, जो भी देनदारियां होती हैं, जो भी डेप्थ होती है, उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद जितनी भी फंड के पास यूनिट्स होती हैं वो उसमें से डिवाइड कर दी जाती है। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारी एनएवी निकल के आ जाती है। ये एनएवी 11 से लेके 12 बजे के बीच में रात को रोज आपके जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसके अंदर डिस्क्लोज हो जाती है। जैसे सपोज करते हैं कि आज की जो एनएवी है वो 10 रुपये है और मार्केट यहाँ पर 10% बढ़ गई, तो मार्केट जो अगर 10% यहाँ पे बढ़ी है तो जो 10 रुपये का 10% जो होगा वो 1 रुपये होगा। तो 1 रुपये प्लस आपकी जो पिछली एनएवी थी वो थी 10 रुपये, तो जो आज की एनएवी होगी वो होगी 11 रुपये। तो इस तरह से एनएवी बढ़ती रहती है। सपोज करते हैं कि जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, उसके पास 100 करोड़ रुपए की एसेट है और 2 करोड़ रुपए की उसकी लेनदारी है, यानी कि जो भी उसको खर्चे देने हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है या और भी जो खर्चा है डेप्थ है उसके ऊपर, तो वो टोटल मिलाकर अब यहाँ पर 90 करोड़ रुपए हो गया। और 10 करोड़ की इसके पास टोटल यूनिट्स है, 10 करोड़ यहाँ पे यूनिट है। तो जब 100 में से हम 2 को माइनस करेंगे और इसको जब हम 10 से भाग करेंगे तो ये जो आपकी एनएवी आएगी ये आएगी 9 रुपये 80 पैसे की। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एनएवी को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि एनएवी क्यों जरूरी होती है। इससे पता चलता है कि आपका जो निवेश है वो कितना घटा या बढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एनएवी ऊपर जाएगी तो आपके जो वैल्यू होगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, वो बढ़ेगी। एनएवी कम होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सभी म्यूचुअल फंड की तुलना एनएवी के आधार पर की जाती है, बिल्कुल ये बात सही है। जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किसी की एनएवी 10 आती है, किसी की 15 आती है, तो इस तरह से उसकी वैल्यू हम वैसे निकाल सकते हैं। आपकी निवेश की वैल्यू एनएवी पर निर्भर करती है। वही आज आपने 10 रुपये की एनएवी खरीदी और वो 15 की हो गई, और आपके पास अगर 100 यूनिट हैं तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 1500 रुपये हो जाएगी 1000 रुपये की। तो इस तरह से जो ये एनएवी होती है ये घटती बढ़ती रहती है और यह हर दिन बदलती है बाजार के अनुसार। यानी कि जो शेयर मार्केट होता है ये उसके हिसाब से रोज चेंज होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11 बजे के आसपास 11 से 12 के बीच में ये आ जाती है, कभी कभी ये 1 बजे के बाद भी आ जाती है। तो ये इस तरह से होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो होता है जो भी म्यूचुअल फंड हमारा पैसा हमसे लेता है वो किसी एक अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, फंड मैनेजर है, टीम है उनकी, वो ये सब काम हमारे लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको थोड़ा सा खर्चा चाहिए। जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस यानी कि खर्चा और रेशियो यानी कि परसेंटेज, कि वो हमारे से कितनी परसेंटेज लेगा। तो जो पैसिव फंड्स होते हैं यानी कि जो इंडेक्स फंड होते हैं उसके अंदर काफ़ी कम खर्चा ये लोग लेते हैं, क्योंकि ये लोग एक बार में फंड्स को रिलीज करते हैं और रिलीज करने के बाद एक ही बार उसमें स्टॉक्स को डाल देते हैं। और जैसे जैसे निफ्टी चेंज होता रहता है वैसे वैसे वो स्टॉक्स चेंज होते हैं। तो उसके अंदर इन लोगों को ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ती नहीं। ऑलमोस्ट जो रिसर्च होती है वो इंडेक्स फंड के अंदर बहुत कम होती है। बट जो एक्टिव फंड होते हैं
जैसे कि बंधन हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये सारे सारे एक्टिव फंड होते हैं। इसके अंदर फंड मैनेजर को और पूरी टीम को एक्टिवली रिसर्च करनी होती है, सब कुछ चीज़ें देखनी होती है। तो उसके लिए इनका जो एफर्ट होते हैं, जो टीम होती है, वो ज़्यादा लगता है। तो इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के द्वारा मैनेज करने के लिए जो भी फीस लगती है उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और एक्सपेंस रेशियो हम कैसे निकालते हैं उसका भी यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कीजिए किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो AUM है वो 100 करोड़ रुपए का है और वो हमारे से 1% का एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। वैसे 1% का थोड़ा ज़्यादा माना जाता है, बट फिर भी हम राउंड फिगर्स को समझने के लिए 1% मान लेते हैं। तो जो उसका साल का जो खर्चा होगा वो 1 करोड़ रुपए का होगा। जो भी एक्सपेंस रेशियो निकाला जाता है वो साल के हिसाब से निकाला जाता है, पर ईयर। तो जो उसका टोटल जो भी खर्चा होगा वो 1 करोड़ का होगा 1 साल का। उसको अगर हम डिवाइड करेंगे पर मंथ से और पर डे के हिसाब से, वो सब हमारा निकल के आ जाएगा। और जो भी ये इसका जो 1 करोड़ रुपए का जो भी खर्चा आया है 1 साल का, ये पैसा जो लिया जाएगा ये फंड के जो भी निवेशक है, यानी कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे ही ये लिया जाएगा। वो हमारा NAV के अंदर एडजस्ट हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। वो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपके उसके अंदर 1% कट गया तो आपके 99 रुपये वो आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो 100 के 100 रुपये ही आपके इन्वेस्ट होंगे, बट जो भी वो NAV जो डेली अपडेट होती है उसके अंदर से वो डेली बेसिस पर कटता रहता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना एक्सपेंस रेशियो कम है उसका मतलब कि आपके पास रिटर्न ज़्यादा आएगा। और एक्सपेंस रेशियो हमें वो वाला चूज़ करना चाहिए जो हमेशा जिसका थोड़ा कम हो। हमेशा कम भी अच्छा नहीं होता, बट अगर आप स्मॉल कैप देख रहे हैं और एक स्मॉल कैप आपको मिल रहा है 0.50 पे, एक मिल रहा है 0.75 पे और एक मिल रहा है 1.25 पे, तो आप हमेशा सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा अच्छा है और कोशिश कीजिए कि 0.5 वाले को ही खरीदा जाए, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो कम है। अब बात करते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न की। ये बहुत जरूरी होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि लार्ज कैप के अंदर कम रिस्क है और मिड में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है और स्मॉल के अंदर और भी ज़्यादा रिस्क है, तो उसका क्या मतलब होता है इसको पहले हम समझेंगे। रिस्क का मतलब होता है जोखिम लेना, यानी कि कोई फंड आपका पैसा कितना डाउन करेगा और आपको कितना रिटर्न बना के देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क वर्सेस रिटर्न। अगर वो रिस्क 1% का ले रहा है और 1% का रिस्क लेने के बाद में वो आपको 2% या 3% का रिटर्न दे रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि लार्ज कैप के अंदर रिस्क कम होता है, तो वो यहाँ पर भी देखते हैं। लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं वो थोड़ी सी स्थिर होती है, यानी कि वो रुकी होती है, उसके अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है। यहाँ पर ये देखिए, और रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, बट वो रिस्क उसके अंदर थोड़ा कम होता है और लॉन्ग टर्म में वो अच्छा आपको ग्रोथ दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पे जो ये जो रिस्क है ये कम है और रिटर्न जो है ये भी कम है, ये आपका थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। सेम यहाँ पर देखिए, जो मिड कैप फंड्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और यहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है, बट यहाँ पर आपको लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। सेम यहाँ पर सेम टू सेम जो ये स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, इसके अंदर भी सेम यही होता है। यहाँ पर रिस्क तो आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा, बट आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो रिटर्न भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप रिस्क यहाँ पर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। जैसे कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा ज़्यादा मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 10 साल आपको देने चाहिए। 7 से 10 साल के बीच में अगर आप इसमें टाइम देते हैं स्मॉल कैप को, तो जो भी आपका रिस्क होते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। जो भी आपके रिस्क होते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। बार बार यही बात आ रही है कि फंड मैनेजर ये करता है, फंड मैनेजर वो करता है। फंड मैनेजर कौन होता है, चलिए देखते हैं। फंड मैनेजर एक तरह से जैसे एक क्रिकेट टीम के अंदर टीम का कैप्टन होता है, वो ये डिसाइड करता है कि मुझे किसको खिलाना है, कहाँ किसको भेजना है, किसको बॉलिंग देनी है, मुझे किसको फील्डिंग पर कहाँ लगाना है। तो जो फंड मैनेजर होता है वो भी ऑलमोस्ट यही काम करता है, एक तरह से कैप्टन होता है। फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि मुझे कितना पैसा किस फंड के अंदर लगाना है, तो ये सारा काम फंड मैनेजर करता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये फंड मैनेजर होता है। क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है वो उस टीम का पूरा एक तरह से आप देखें तो स्पेशलाइज्ड एक पर्सन होता है। फंड मैनेजर क्या काम करता है, जो उसकी मेन जो उसकी भूमिकाएं होती है
सबसे पहले फंड मैनेजर आपको आपके पैसे को लेगा और उसको लगाने से पहले सबसे पहले वो उसमें मार्केट के अंदर रिसर्च करेगा कि मुझे कहाँ पर और किस सेक्टर के अंदर, किस कंपनी के अंदर वो आपको पैसा लगाना है। फिर वो एक मोटा मोटा एक तरह से ब्लूप्रिंट बनाएगा कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना कैसे करना है, तो वो ये यहाँ पर ये काम करेगा। और फिर उसके बाद वो जितना उसके पास पैसा आया हुआ है, सपोज कीजिए उसके पास 100 करोड़ रुपए आ गया 100 अलग अलग लोगों का, तो वो फिर अपनी एसेट को एलोकेट करेगा कि मुझे 100 करोड़ में से 25 करोड़ कहाँ लगाना है, 50 करोड़ कहाँ लगाना है, और बाकी जो 25 करोड़ है वो कहाँ लगाना है। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई यहाँ पे बाय एंड सेल की, कि मुझे कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब जो डिसाइड करता है वो फंड मैनेजर करता है। और इसी तरह से वो रिटर्न को ऑप्टिमाइज यानी कि ऊपर नीचे करता रहता है। जो भी एक अच्छा फंड मैनेजर होगा वो आपके रिटर्न को हमेशा ऊपर ही लेकर जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, बट उसके अंदर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह से फंड मैनेजर ये सब काम करते हैं। अब देखते हैं एक अच्छे फंड मैनेजर की क्या खासियत होती है। मजबूत रिसर्च और एनालिसिस जो वो करता है वो बहुत अच्छा उसका स्किल होता है। मार्केट की बिल्कुल अच्छी समझ होती है और उनके पास एक अनुभव होता है, यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो दिन रात यही काम करते हैं। उनको मालूम है कि मुझे किस स्टॉक के अंदर पैसा डालना है, किस में से निकालना है और कब कौन सा सही टाइम है। और सबसे मेन चीज जो है ना रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, कि कितना रिस्क लेके हमें कितना पैसा डालना है और कितना हमें रिटर्न जनरेट करना है। धैर्य और अनुशासन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रख सकते हो किसी फंड के अंदर और अच्छी तरह से आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको फंड बहुत अच्छा करके देगा। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर हर फंड मैनेजर का फोकस होता है, स्पेशली जो इक्विटी वाले होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप। तो इस तरह से ये काम करते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला, फंड मैनेजर कोई जादूगर नहीं है, लेकिन वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से और जो भी उसकी एक रणनीति होती है उसके हिसाब से वो आपके पैसे को हमेशा ग्रो करता है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की, कि कंपाउंडिंग क्या होती है। बार बार ये होता है कि कंपाउंडिंग से आपका पैसा बढ़ता है। कंपाउंडिंग बहुत सिंपल सी चीज है, कंपाउंडिंग कुछ नहीं होता। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग कुछ भी नहीं है, बट कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज है। इसको बोलते हैं हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना। जैसे आज 100 रुपए है, इसके ऊपर आपको आज ब्याज मिला 10%, ठीक है। तो 100 में से आपका जो ये पैसा हो गया ये 110 रुपये हो गया, इसके ऊपर फिर 10% आपको ब्याज मिला, फिर तो ये इस तरह से ऐसे बढ़ता 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 ये बढ़ता चला जाता है। पहले इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट पर जो भी आपको रिटर्न मिलता है, रिटर्न फिर से आपका इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि जो आपने 100 रुपये डाले वो आपके 110 रुपये बन गए, वो फिर से आपके जो आपकी बार जो इन्वेस्ट होंगे वो 110 रुपये होंगे। तो जो आपको जो भी उसके ऊपर पैसा मिलेगा, घटेगा या बढ़ेगा, वो आपका 110 पे ही बढ़ेगा। और जब आपका पैसा रिटर्न मिलाकर तेजी से बढ़ता है, तो ये कंपाउंडिंग इस तरह से काम करती है। कंपाउंडिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है टाइम। पैसा तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है समय। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 5,000 रुपए की SIP कर रहे हैं हर महीने और उसके ऊपर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 10 साल के बाद आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो 12% के हिसाब से जो आपका पैसा बनेगा 10 साल के बाद वो बनेगा ऑलमोस्ट 11,62,000 रुपए। यही पैसा अगर आप 20 साल के लिए डालते तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 12 लाख रुपए। यहाँ से तो आपका डबल हो गया, 6 लाख से डबल यहाँ पे 12 लाख हो गया। बट यहाँ पर देखिए, पहले 11 लाख मिले थे, अब यहाँ पर आपका 33 लाख रुपए हो गया, यानी कि यहाँ से आपका 3 गुना हो गया। यहाँ पे तो आपने डबल पैसा डाल दिया 20 साल के अंदर, बट यहाँ पर आपका 3 गुना पैसा हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, इसलिए। अब बात करते हैं 30 साल की। 30 साल के अंदर आपने 5,000 रुपए की जो आपने SIP करी है और जो आपको 12% का रिटर्न मिला है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर 18 लाख रुपए डाल दिए हैं और यहाँ पर आपके अब 80 लाख रुपए हो चुके हैं। पहले यहाँ पर आपके 33 लाख हुए थे, बट यहाँ पर आपको 80 लाख रुपए हो चुके हैं। 10 साल के अंदर आपके हुए थे करीब करीब 11 लाख रुपए। ये देखिए 10 साल के अंदर, 20 में हुए
ये इसके 3 गुना हो गए थे, बट यहाँ पर अब ये पैसे आपके 11 से करीब करीब ऑलमोस्ट 7.5 गुना या 8 गुना हो चुके हैं। और यही काम अगर आप 40 साल के लिए कर देते हैं तो 40 साल के अंदर आप 24 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे और वही पैसा आपको करीब करीब 1,90,00,000 रुपए करीब एक राउंड फिगर बन जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना पैसा आपका उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पे 10 साल में 11 लाख हो गए, 20 साल में 33 लाख, 30 साल में 80 और 40 साल के बाद आपका पैसा ऑलमोस्ट 1,90,00,000 रुपए हो गया। इसलिए सब बोलते हैं कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों जो ये हमारी वीडियो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बट एक स्लाइड में यहाँ पर अभी और आपके लिए लेकर आया हूँ। इन्वेस्ट फर्स्ट को सब्सक्राइब करने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी मिलेगी शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और इन्वेस्टमेंट की मैं आपको बिल्कुल सही समझ दूंगा, हर चीज़ के बारे में सही आपको इन्वेस्टमेंट का एक तरीका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आप कैसे कमा सकते हैं वो भी आपको मिलेगा, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर कि आप रिस्क को कैसे अपने कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब जानने के लिए और इन सब को देखने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्ट फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।